आज की जानकार रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित, जिस तरह से हमने डीएलएफ में देखा है, खासतौर पर तमाम रियल्टी स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, चाहे वो एसडीआईएल हो, डीएलएफ हो, इंडिया बुल्स रियल हो। डीएलएफ पे क्या राय होगी आपकी? जी, ओवरऑल एक अच्छे सपोर्ट से पुल बैक रैली दे रहे हैं डीएलएफ आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने देखा है कि भी प्रीवियसली जब भी ये स्टॉक बड़ा करेक्शन जिसमें आया था तो एक 95 रुपीस के आसपास हमेशा इस स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लेवल लिया है। इस बार भी 95 के आसपास एक कंसोलिडेशन मोड में था। मोमेंटम्स रीडिंग देखे तो ओवरसोल्ड जोन में थे, जहां से आज फिर से पुल बैक मूव आया है। ऑल्दो अभी ये कहना काफी अर्ली होगा कि ये ट्रेंड रिवर्स है और ये फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत होगा, ऐसे कोई राय नहीं है अभी। बट मुझे लगता है कि ये पुल बैक रैली है वो और भी एक्सटेंड हो सकती है। अपसाइड में ये स्टॉक नियर टर्म में ऊपर 108-109 रुपए तक की तेजी दिखा सकता है। तो कहने का डीएलएफ एक ऐसा शेयर है जो पुल बैक में और लगता है कि 108 से 109 तक का जो स्तर है वो देखने को मिल सकता है। शेयर में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। हमने कई सारे ऐसे स्टॉक्स बताए जिसमें टर्न अराउंड है, तेजी वाले शेयर है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे ऐसे शेयरों की जिसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बाजार अभी भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं इसमें हमने बात की, तेजी देखने को मिले खबरों के आधार पर। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें खबरों के बाद दबाव देखने को मिला। साक्षी, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आज गिरावट देखने को मिल रही है? जी मनीष, बात करेंगे सबसे पहले आज डेब्यू लिस्टिंग प्रिसिशन कैमशाफ्ट की, जो कि ऑटो एंसिलरी कंपनी, और आज ही लिस्ट यहाँ पर नजर आई है। हालांकि जिस टाइम ये लिस्ट हुई थी तो अपने 11.5% लो इशू प्राइस से लो पे लिस्ट हुई थी, लेकिन अब जरूर रिकवरी यहां पर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी भी ये कामकाज लाल निशान में ही कर रहा है। आपको बता दें कि एनएसई पर 165 प्रति शेयर के भाव पर ये लिस्टिंग हुई थी और जो इशू प्राइस था 186 का था, तो उससे करीब करीब 11.5% बिलो लिस्टिंग हुई थी, जिसके बाद लगातार यहां पर एक दबाव देखा जा रहा था और अब यहां पर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। सोभा लिमिटेड होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर Q3 मुनाफा जो है वो 46% घटकर आया है, जिसकी वजह से आज इस शेयर में दबाव देखा जा रहा है। नतीजों के बाद इस शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। क्लैरिस लाइफ साइंसेज की अगर बात करें तो यहां पर भी Q3 नतीजों का ही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। Q3 में अगर देखा जाए तो 68.9 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा पोस्ट किया है और लागत, वेतन और अन्य आय बढ़ने की वजह से यहां पर दबाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी भी शेयर प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रही है। जस्ट डायल की अगर बात करें तो इसका बिकवाली का दौर लगातार जारी है। बीते 10 दिन की अगर बात करें तो 30% तक ये शेयर गिरावट के साथ कामकाज कर चुका है, 30% तक टूट चुका है। इसके खराब जो नतीजे थे और साथ ही साथ कुछ बड़े फंड्स की यहाँ पर बिकवाली की जो खबरें थी वो लगातार हावी हो रही हैं और जस्ट डायल का शेयर अभी भी कमजोर है। जेन टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो यहाँ पर नैस्डैक में फ्राइडे को हमने 3% की भारी बिकवाली देखी थी, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट आईटी स्पेस में देखने को मिली थी और आज उसका रिपल इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में आईटी स्पेस पर देखने को मिल रहा है। सभी दिग्गज शेयर्स की अगर आप बात करें, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही जेन टेक्नोलॉजीज में भी एक दबाव देखा जा रहा है। ये 5 स्टॉक्स है, इसमें अलग अलग खबरों के आधार पर गिरावट देखने को मिली। खासतौर पर आज की जो लिस्टिंग है प्रिसिजन कैमसॉफ्ट, उसमें भी हम देखें अच्छी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी कुछ मिनटों में देखें शेयर में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। मैनेजमेंट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक है। जिस तरह से आज हमने देखा है गिरावट देखने को मिली है शोभा लिमिटेड में, टाटा पावर में जैसे स्टॉक्स में, आज के लिए क्या राय होगी आपकी? रुचित, आज के लिए क्या राय होगी आपकी टाटा पावर पे? जी, टाटा पावर का स्टॉक ओवरऑल देखे तो एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में आया है। 56 रुपए के 55-56 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। हमने देखा था कि सितंबर के महीने में भी ये 55-56 से एक रिबाउंड होकर 70 रुपीज तक एक अपमूव दिया था और ओवरऑल चार्ट्स भी देखे तो नहीं लग रहा है कि ये लेवल्स इतना इजीली टूटेंगे। तो अच्छे सपोर्ट बेस पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं। किसी को फ्रेश अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टॉक में कुछ करना है, करंट लेवल्स पे एक बाइंग पोजीशन बना सकता है। 55 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी और ऊपर पॉसिबली अगर आप 1 से 2 महीने का अगर होल्ड कर सकते हो तो 64 से 65 रुपए तक का व्यू या मूव ये स्टॉक में आ सकता है। तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग ये स्टॉक में कर सकते हैं करंट लेवल्स पे बाय करके। तो बैंकिंग ऐसा स्टॉक्स है जहां पे खासतौर पर टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप गिरावट जो आई है उस पर उचित लगता है कि उनको लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। 55 के नीचे का स्टॉप लगाइए, 65 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी गिरावट आई थी शुरुआती काल, अब देखिए कहीं ना कहीं रिकवरी करने की कोशिश भी कर रहा है। आज नतीजों के बाद हमने देखा था गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए एक जोरदार रैली देखने को मिली है। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं दिन के ऊपर तक ट्रेड करें, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। लेकिन बात करें खासतौर पर सरकारी बैंकों की, बैंकों ने जो पिछले 9 सालों में नहीं किया उन्होंने 3 सालों में कर दिया है। क्या है बड़ी खबर? संदीप हमारे साथ जुड़े हैं।
जिस तरह से संदीप आरबीआई ने कहा कि आप अपने कर्ज को कम कीजिए, राइट ऑफ कीजिए, जो भी आपने कर्ज दे रखे, एनपीए दे रखा है, सालों से जो परंपरा चल रही थी आखिरकार वो बंद होती हुई दिखी है। ये कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, शेयरों में जरूर आज रिकवरी देखने को मिली मनीष, लेकिन जो बैलेंस शीट की हालत है वो काफी खराब नजर आ रही है, खासतौर पे अगर आप सरकारी बैंकों की बात करें। और जैसे आप कह भी रहे थे, पिछले 3 साल में 1.14 लाख करोड़ रुपए के जो बैड डेट्स है उसको राइट ऑफ किया है सरकारी बैंकों ने, और कुल 29 ऐसे सरकारी बैंक हैं जिन्होंने दिल खोलकर अपने जो राइट ऑफ्स हैं वो किए हैं बैड डेट्स की। अगर आप बात करें 9 साल में जो नहीं हुआ वो इनफैक्ट पिछले 3 साल में वो देखने को हुआ है, मिला है। जो बैड डेट्स हैं FY12 में अगर आप देखें 15,500 करोड़ रुपए के आसपास के थे। FY15 में देखें तो करीब 3 गुना से ज्यादा की बढ़त वहां पे देखने को मिली। 52,500 करोड़ रुपए के आसपास के जो बैड डेट्स हैं वो इन बैंकों के पहुंच गए, और 2004 से लेकर 2015 के बीच में 11 सालों में करीब 2.11 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जो लोन्स हैं वो टोटली राइट ऑफ हुए हैं। तो 2004 से लेकर 2012 के बीच में अगर आप देखें तो जो घटिया कर्ज बढ़े हैं वो करीब 4% की सालाना रफ्तार उनमें देखने को मिली है, बढ़े हैं। लेकिन बीते 3 साल अगर आप देखें FY13 से लेकर FY15 के बीच में देखें तो घटिया कर्ज की जो रफ्तार है 60% की रफ्तार से वो बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कितना कंसर्न इन बैंकों में डेवलप हुआ है, कितने सारे जो बैड लोन्स हैं, जो बैड डेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन बैंकों में बढ़े हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है बैंक वो है SBI। 2015 में देखिए घटिया कर्ज की संख्या जो है 21,500 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि टोटल अगर आप राइट ऑफ की बात करें तो उसका करीब 40% के आसपास निकल के सामने आता है। तो कहीं ना कहीं बड़े तरीके से इस बैंक में जो घटिया कर्ज है वो बढ़े हैं, और उस हिसाब से राइट ऑफ भी बढ़े हैं। 2013 से अगर आप देखिए तो घटिया कर्ज है वो करीब 4 गुना के आसपास से बढ़े हैं। इसी तरह से अगर आप सेकंड रैंक बैंक की बात करें, PNB की बात करें, वहां पर भी स्थिति काफी खराब नजर आई। घटिया कर्ज अगर आप देखिए 2014 से लेकर 15 के बीच में करीब 3.5 गुना के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिली है। जहां ये अगर आप देखें PNB में 2014 में जो कर्ज है वो 1950 करोड़ रुपए के आसपास का था बैड डेट, वो बढ़कर 2015 में 6,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि PNB की स्थिति भी कैसी दयनीय है। पूरे सरकारी बैंकों की अगर आप बात करें 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो कर्ज है वो स्ट्रेस्ड एसेट के तौर पर है। तो साफ तौर पर अगर आप बैंकों की बात करें उसमें SBI शामिल है, PNB शामिल है, साथ ही साथ अगर आप इलाहाबाद बैंक की बात करें, दूसरे बैंकों में अगर आप देखें तो उसमें सेंट्रल बैंक जैसे बैंक शामिल है, इलाहाबाद बैंक शामिल है, IDBI बैंक शामिल है, जिनमें बड़े पैमाने पे बैड लोन्स हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं और जो बैड डेट्स हैं उनको राइट ऑफ करने की प्रक्रिया है पिछले 3 साल में काफी तेजी से बढ़कर उभर के सामने आई है। बैलेंस शीट क्लीन जरूर हो रही है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि इन बैंकों की बैलेंस शीट कितनी खराब है, उसकी स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI, सबसे ज्यादा उसी के पास कर्ज है, उसी ने जो है कुल जितना राइट ऑफ किया टोटल बैंकों का 40% है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कतें इन बैंकों की थी, कितने ज्यादा इन्होंने ऐसे कर्ज दिए थे जिसके डूबने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। शुक्रिया संदीप ये पूरा डेटा बताने के लिए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या आपकी राय होगी रुचित, खासतौर पे SBI पे क्या राय होगी? ये रिकवरी है, ये निकलने का मौका है, या आपको लगता है कि नहीं तमाम जो नेगेटिव खबरें हैं जो भी हैं वो गिरावट में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और अब थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? तो फिलहाल अगर सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर एक नजर डाले तो इसने एक डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म किया है। परसों की ट्रेडिंग सेशन में जब ये प्रीवियस लो से ही फिर से घुमा है और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप हो रहा है। बैंकिंग हैवीवेट जो है बैंक निफ्टी में उन सभी में एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है और ये पुल बैक रैली हमें लग रहा है कि यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है। अगर स्पेसिफिकली लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो हमें करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं। SBI स्पेसिफिकली बात करें तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास से ये एक पुल बैक मूव दे रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो पॉसिबली ये स्टॉक 200 रुपए या 200 से 210 की रेंज में आने वाले 1 से 1.5 महीने में आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पर भी SBI खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि ट्रेंड रिवर्सल रहेगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, बट क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरावट इन स्टॉक्स में देखी गई है इसलिए जो पुल बैक रैली होगी वो भी काफी शार्प होने की आशंका है। तो प्रोबेबली एक शार्प पुल बैक मूव के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो हम अपने क्लाइंट्स को भी करंट लेवल्स और यहाँ से थोड़े से नीचे के लेवल्स पर हमने रेकमेंड किए हैं। निश्चित रूप से SBI एक ऐसा शेयर उचित को लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। 200 रुपए तक उनको लगता है कि यहाँ से पुल बैक में जाता हुआ दिख सकता है। दूसरा शेयर जो ये मानते हैं कि पुल बैक में तेजी दिखा सकता है एक्सिस बैंक होगा, जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दोनों शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जो हाल लिस्टिंग हुई IPO, इसकी अच्छी लिस्टिंग तो नहीं देखने को मिली है। 185 के 86 के इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर 165 पे लिस्ट हुआ है। क्या है मैनेजमेंट का टेक, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार दायरे में लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी खरीदारी देखने को मिली। फटाफट उन शेयरों पर नजर डालते हैं।
हेवेल्स देखिए कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हमने देखा था शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन अभी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। स्कॉट्स में देखिए वहां भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ये भी शेयर अपने हायर नोट से काफी ज्यादा टूटा है और बजट का ट्रिगर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा स्कॉट जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। कंपनी ट्रैक्टर बनाने के कारोबार में, सोना को एक ऑटो इसलिए प्ले होगा जिसमें कभी के ट्रेड में हमने देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर थोड़ी गिरावट देखने को मिली और शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। इसके अलावा यूको बैंक देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह से तेजी देखने को मिली, यूको बैंक दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन आज एक आईपीओ लिस्टिंग हुई है प्रिसीजन कैम्पसेप्ट्स की। देखिए लिस्टिंग के बाद हमने देखा था कि शेयर की कमजोर लिस्टिंग हुई थी, 186 के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर 165 पे लिस्ट हुआ था, लेकिन वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। शेयर वापस अपने इशू प्राइस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। और आप पैसे जो कंपनी जुटाए हैं उसकी आगे की क्या योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे कंपनी के सीएमडी यतीन शाह जुड़ चुके हैं। यतीन जी बिजनेस को समय देने के लिए शुक्रिया। लिस्टिंग थोड़ी सी कमजोर हुई है, लेकिन जो आपने पैसे जुटाए हैं इसका इस्तेमाल आगे कैसे करेंगे? 240 करोड़ जो है, रफली 245 करोड़ इज द रेज ऑफ द आईपीओ। इसमें से 200 या 210 करोड़ जाएंगे मशीन शॉप के ऊपर जो एक ग्लोबल कस्टमर की ऑर्डर्स के अगेंस्ट रहे बाकी 30 या 35 करोड़ ये जाएंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्विपमेंट विद इन पीसीएल ओवर द नेक्स्ट 2 years। सर पिछले 5 सालों का देखा जाए तो प्रदर्शन बहुत बेहतर देखने को नहीं मिला आपकी कंपनी की तरफ से। आने वाले दिनों के लिए आप कैसी ग्रोथ की और मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इन द लास्ट 3 years वी हैव बीन एबल टू कंसिस्टेंटली मेंटेन एबिटा लेवल्स बिटवीन 27 to 29%। मेरे ख्याल से दिस हैज बीन कंसिस्टेंट इन द लास्ट 2.5-3 years। आगे जाके हम इसको बरकरार चाहते हैं, इफ नॉट इम्प्रूव, तो उम्मीद यह रहेगी कि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इफ नॉट एटलीस्ट वी विल डेफिनेटली सस्टेन दिस। सर मेक इन इंडिया की शुरुआत हो रही है 13 से 18 फरवरी के बीच में महाराष्ट्र में एक मेगा इवेंट शुरू होने वाला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को लेकर आपको कैसी उम्मीद है, कितना ज्यादा फायदा आपकी कंपनी को आने वाले दिनों में इससे होता हुआ दिख सकता है? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं 20 साल पहले से, तो उम्मीद है कि आज ये इनिशिएटिव ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पीपल आर एबल टू सी व्हाट इज मेड इन इंडिया एंड आई थिंक पीपल आर एबल टू शोकेस द बेस्ट दैट इज देयर इन इंडिया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। द गवर्नमेंट इज ड्राइविंग दिस इनिशिएटिव। मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर मौका नहीं होगा टू शोकेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ गुड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। शुक्रिया यतीन जी बजे बिजनेस को समय देने के लिए और आने के लिए बेहतर प्रदर्शन हो आपकी कंपनी का, ये शुभकामनाओं के साथ। रुचित आपका भी शुक्रिया जे बिजनेस को समय देने के लिए। लेकिन मेरे साथ बीरेन जुड़े हैं एसबीएल लेके फटाफट फ्यूचर लेके सामान था। मैं फास्ट मनी में मैं बीरेन को एसबीएल के लिए टॉस करता हूँ, वही याद आ गया। लेकिन वायदा बाजार में काफी कुछ देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बैंकिंग शोर में बीरेन आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अक्सर कहते हैं कि बैंक चलेगा तो बाजार चलेगा, उम्मीद करें कि बाजार चलेगा और बैंकों के पास बाजार की तेजी की चाबी शॉर्ट कवरिंग पूरी हावी है कराती है। तो इस वक्त बैंकिंग काउंटर्स पे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो कि अगली सीरीज से वायदा कारोबार के हिस्सा होंगे, उनकी बात करेंगे। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स ब्रेक के बाद फटाफट पूछ चलते हैं।